आलोक शुक्ला। छठे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। वही शाम 5 बजे तक 53.31% का मतदान हुआ है। इस दौरान अम्बेडकर नगर में सबसे अधिक 58.50% का मतदान हुआ, तो बलरामपुर में 48.53% का वोटिंग हुई है। 10 जिलों में यह सबसे कम है और छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 676 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। छठे चरण के बाद यूपी के सियासी गणित में क्या गुणा भाग नजर आने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर पर है। छठे चरण के चुनाव के बाद सत्ता की रेस में केवल एक फेज का मुकाबला और बचा है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष ने बयानबाजी कर यूपी का मौसम और गर्म कर दिया है। दोनों ओर से लग रहे आरोप प्रत्यारोप ने चुनावी खेल को पहले से ज्यादा कठिन भी किया। चरणों के सियासी खेल ने यूपी का मौसम बदला है और पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार चुनौतियों से होकर गुजर रही है। तो वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी बीजेपी को फुल टक्कर दे रही है। दोनों भाइयों की जोड़ी ने तो बीजेपी की सफाई तक की भविष्यवाणी कर दी है। और मैं कह सकता हूं, जब आप यहां पे आए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। आज हम लोग सब आपके यहाँ आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे दोनों परिवार मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जब गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 53.31% की वोटिंग हुई। बलरामपुर में 48.41% की वोटिंग, सिद्धार्थनगर में 49.83% का मतदान, महाराजगंज में 57.48% का मतदान, कुशीनगर में 55.01%, बस्ती में 54.07%, संत कबीर नगर में 51.14% का मतदान, अम्बेडकर नगर में 58.68% का मतदान, गोरखपुर 53.86% का मतदान, देवरिया 51.51% का मतदान, बलिया में 51.74% का मतदान हुआ। यूपी चुनाव में वोटिंग ट्रेंड पर नजर डालें तो जीत के संकेत साफ हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 11 जिलों के 58 सीटों पर 60.44% का मतदान हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले 4% से भी कम रहा। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 55 सीटों पर 62.52% का मतदान हुआ, जबकि 2017 के चुनाव में 65.53% की वोटिंग हुई। इस तरह से इस बार 3% कम वोटिंग हुई है। 2017 के चुनाव में जब मतदान में इजाफा हुआ, तब इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिला था, वहीं सपा और बसपा को नुकसान उठाना पड़ा था। तीसरे चरण के लिए प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए और यादव बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड के मतदाताओं ने 61.61% की वोट डाले, जो कि 2017 के मुकाबले 2% कम रहे। चौथे चरण में भी 2017 के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई। वहीं 5वें और छठे चरण की सीटों पर भी 2017 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत गिरा है। यानी साफ है कि वोट प्रतिशत गिरने का फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड कुछ यही इशारा कर रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत से जिताना है। 6 चरणों के बाद यूपी का दंगल और दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब आखिरी दौर की जंग लड़ी जाएगी।
एक बात तो तय है कि इस बार चुनाव सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश का है और यूपी के वोटर इन दोनों पार्टियों में किसका बेड़ा पार करेंगे ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो यहां पर बिल्कुल साफ हो चुका है कि जिस तरह से 202 का अगर स्कोर चाहिए तो हर एक पार्टी ये बोल रही है कि ये दिल मांगे मोर, मतलब हर कोई चाहता है कि 202 से अधिक का आंकड़ा हम पार करें जिससे कि एक मजबूत सरकार बना पाएं। और यही दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, यही दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से है, बसपा की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से है और तो और वैसे भी कुछ ऐसा ही बयान लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से 10 मार्च को होली से पहले ही बहुत बड़ा एक त्योहार आयोजित होगा। जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व के जो नतीजे होंगे वो 10 मार्च को सामने आएंगे और इसके पहले ही यह साफ हो जाएगा कि किसकी होली सुनी जाने वाली है या किसकी होली रंगों से भर जाने वाली है। यूपी चुनाव में एक दौर बाकी है, 7वां चरण बाकी है। उसके मतदान से पहले जिस तरह से 6 चरण पूरे हो चुके हैं उसमें यह देखने वाली बात होने वाली है कि आखिर किसके रंग में यूपी की होली रंगने वाली है, कौन यहां पर रंगों का सरताज बनेगा और कौन बिल्कुल सादा और बिल्कुल खाली रह जाएगा। तो यूपी के मन में क्या है इसका भी आज हम विश्लेषण करेंगे। 202 का स्कोर, क्या हर पार्टी जो लगातार 300 पार 400 पार की बातें कर रही है, क्या किसी का ध्यान इस तरफ गया है कि अगर आपको सरकार बनानी है उत्तर प्रदेश की सत्ता में, अगर विधानसभा के चुनाव आपको जीतने हैं कि तो 202 का स्कोर भी काफी है सरकार बनाने के लिए। अगर कोई पल या दल इसके नजदीक रह जाता है तब क्या संभव होगा कि बहुत ही कांटे की टक्कर हो जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से 10 मार्च के समय में ऐसा वो कौन सा पल होने वाला है जब कोई पार्टी 202 के आंकड़े को पार कर जाएगी। लगातार सुबह से मतगणना की जाएगी, उसके पल पल की अपडेट आपको प्राइम न्यूज देने वाला है। प्राइम न्यूज आपको दिखाएगा कि आखिर किस तरह से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन थक चुका है या कौन रेस से बाहर हो चुका है। ये सब कुछ प्राइम न्यूज आपको दिखाएगा और हम आपको सबसे पहले यह समझाने वाले हैं कि किस तरह से कास्ट फैक्टर काम कर रहा है। ओबीसी में यादव समुदाय जिस तरह से सबसे ज्यादा है, उसके बाद कुर्मी, निषाद, राजभर, चौहान सब ज्यादा हैं। पूर्वांचल को ब्राह्मण बेल्ट भी कहा जाता है, ये भी आपको हम बता दें। और ब्राह्मण पर काफी ज्यादा भरोसा आपकी बार बहुजन समाज पार्टी ने किया है, बसपा ने बहुत ज्यादा भरोसा किया है। तो क्या अगर ये ब्राह्मणों की तरफ जनता का झुकाव होता है तब क्या समीकरण बनेगा? क्योंकि 5 चरणों में जिस तरह से तमाम पार्टियों ने मान लिया है कि हम बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इन 2 चरणों में 6वें और 7वें में अगर ब्राह्मण वोट बैंक, जिस तरह से निषाद वोट बैंक, जिस तरह से कुशवाहा वोट बैंक है, अगर राजभर वोट बैंक की बात की जाए तो इनका समीकरण क्या है इसको भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और 6वें चरण की तमाम हॉट सीटें हैं, जिस तरह से गोरखपुर शहरी है, चिल्लू पार है, जिसका दावा यहां पर लगातार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं कि हम अब की बार चिल्लू पार को भी जीत जाएंगे। पडरौना बहुत ज्यादा हॉट सीट में आती है, इसका क्या परिणाम होने वाला है इसका भी हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। और तमकुही राज्य में जिस तरह से कांटे की टक्कर मानी जा रही है और यह माना जा रहा है कि इसमें तीनों पार्टियां अपना दबदबा कायम करके रख सकती हैं, समाजवादी पार्टी भी, बीजेपी भी और बसपा भी। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया इस पूरे चुनाव के बीच में वो ये भी आया कि बसपा बहुत ही ज्यादा किंग मेकर के तौर पर सामने आ सकती है। बसपा के रोल को लेकर अब भी यहां पर लगातार मंथन करने की जरूरत है। रुद्रपुर में जिस तरह से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का यहां पर चेहरा दांव पर लगा हुआ है, देवरिया सदर से शलभ त्रिपाठी की प्रतिष्ठा दांव पर है, पथरदेवा में सूर्य प्रताप शाही चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अगर बात करें अकबरपुर में तो रामअचल राजभर की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ये कितना सकारात्मक इस चुनाव को अपनी तरफ मोड़ पाते हैं। और कटेहरी से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भी किस्मत दांव पर है, देखने वाली बात होगी जनता भरोसा किस पर करती है। पलटू राम बलरामपुर सदर से हैं, इन पर भी देखने वाली बात होगी। बलिया नगर से बात करें, दयाशंकर सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बलिया के फेफना से संसदीय कार्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई। तो इन दिग्गजों की अगर बात करें इनके हिसाब से क्या है। बैरिया में अगर बात करें आनंद स्वरूप का मुकाबला बागी सुरेंद्र सिंह से है और नौतनवा में बात करें अमरमणि त्रिपाठी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। इटवा सीट की बात करें सतीश द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर है। बांसी की बात करें तो जय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है, इनका क्या कुछ रहने वाला है। फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बागी तेवर अपनाते हुए समाजवादी पार्टी में चले गए, इनके चेहरे में क्या कुछ मिलेगा समाजवादी पार्टी को या कुछ गंवाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, ये देखेंगे। और गोरखपुर सदर सीट से जो सबसे ज्यादा हॉट सीट उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी प्रतिष्ठा भी निश्चित रूप से यहां पर है। और यह माना जाना चाहिए कि निश्चित रूप से जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, इसके पहले विधान परिषद की मदद से यहां पर विधानसभा पहुंचे थे, विधानमंडल पहुंचे थे। अब की बार क्या है, कितना जीतने का
गैप रहने वाला है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे भी यह साबित होगा कि किसका प्रत्याशी कितना मजबूत था। हालांकि विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो जीत हार का ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जो 30,000 40,000 मतों से जीतता है उसको हम कद्दावर नेता मानते हैं किसी भी विधानसभा में। तो इस तरह के कद्दावर नेता कितने निकल कर आते हैं 403 में से, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह निर्णायक हो जाता है कि अगर 403 में से जो कद्दावर नेता होंगे 2024 के चुनाव में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी, उन पर ज्यादा भरोसा करेगी पार्टी। तो यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां पर कौन सा दिग्गज के तौर पर ही सामने आता है और कौन से दिग्गज को मुंह की खानी पड़ती है। हर एक समीकरण प्राइम न्यूज आपको अगले 1 घंटे में समझाने वाला है। हम मुद्दों के अनुसार भी यहां पर विश्लेषण करेंगे, पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार भी यहां पर विश्लेषण करेंगे, और जिस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा उसके अनुसार भी हम यहां पर आकलन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर क्या झुकाव है, दिग्गजों की साख कितनी दांव पर है, और कांग्रेस कहां पर है, बसपा कहां पर है, समाजवादी पार्टी कहां पर है, भारतीय जनता पार्टी कहां पर है, और उनके प्रत्याशी कहां पर है। क्योंकि सब कुछ ना तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर निर्भर करता है, समाजवादी के चिन्ह पर निर्भर करता है, बसपा आम आदमी पार्टी दूसरे दलों के चुनाव चिन्ह पर निर्भर करता है, प्रत्याशियों के चेहरे पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जनता सीधे तौर पर जुड़ी होती है, पास में नेता उपलब्ध होता है, रोज मिलती है, बातचीत करती है, उसका एक पूरा इतिहास उनके सामने होता है। प्रत्याशियों पर कितनी पार्टी कितनी मजबूत है, कौन सी पार्टी प्रत्याशियों के आधार पर कितना ज्यादा दम भर रही है, किसकी बात में कितना दम है, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। बलरामपुर से अगर देखें तो पलटू राम यहां पर जिस तरह से बहुत ही रसूखदार नेता माने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बलिया से अगर बात करें, दयाशंकर सिंह चुनावी मैदान में है, इनकी भी साख दांव पर है। तो इन तमाम समीकरणों के हिसाब से हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन तमाम दिग्गजों के अनुसार किसका मुकाबला कितना मजबूत हो जाता है। तमाम मेहमान भी यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कहां पर कितना मजबूत है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे कृष्ण मोहन पांडे, दयाराम भार्गव मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता सुभाषपा हैं, चंद्रेश कुमार सिंह होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और साथ ही प्रोफेसर डी आर साहू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृष्ण मोहन पांडे, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से हॉट सीट की अगर बात करें तो गोरखपुर के आसपास भी कोई सीट दिखाई नहीं देती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से प्रत्याशी हैं, और एक सीट है करहल जिसमें चुनाव पहले ही संपन्न हो चुका है। अगर हम बात गोरखपुर की करें तो इसमें भी 2 समीकरण आते हैं, एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व और एक तरफ पार्टी का घोषणा पत्र, पार्टी के काम। आपको क्या लगता है, दोनों में काफी मेल रहा, और आप पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी फायदे में ज्यादा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से जनहित के मुद्दों पर कार्य करती रही है और हम जनता के बीच में कार्य करने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी जनता के लोगों के बीच में जाके उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को पकड़ से उठा के लेके आती है, और जो प्रयास जो हम जो सत्ता में है तो उनको बेहतरी से प्रयास ठीक करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, आज तक जो गरीब जनता है अपने स्वास्थ्य से मरूम हो गई है। हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देकर किसी भी हॉस्पिटल में उपचार कर सकता है, गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता है। तो एक मूलभूत समस्या थी स्वास्थ्य का। शिक्षा के रूप में उत्तर प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटियां खोली है, तो सड़कों के रूप में जो मूलभूत आवश्यकता होती है सड़कों की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हमने 6 बनाकर 15-16,910 किलोमीटर की नई सड़कें बनाकर उत्तर प्रदेश से एक नई विकास संपन्न जगह का कार्य किया है। लेकिन हम बिजली की बात करें तो यही उत्तर प्रदेश का कहा पे 3 घंटे 4 घंटा 5 घंटा बिजली आती है, कभी 3 घंटा बताते हैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 22 घंटा से 24 घंटा बिजली देने का काम। बाकी सब पार्टी ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में के चेहरे पर एक नई मुस्कान आई है, इंडस्ट्री तेजी से काम करवाए तो लोग अपने घरों में भी रोजगार उत्पन्न करने का विचार किया। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे मात्र 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे भरपदा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, जिससे रोजगार उत्पन्न हुआ। तो हम कह रहे हैं मतलब आपका संकेत यह है कि जो आपने विकास किया, जो आपने आसपास के क्षेत्रों में विकास किया, पूर्वांचल में विकास किया, वो जाति समीकरणों पर, धार्मिक समीकरणों पर, दूसरी पार्टियों के दावे पर सब पर भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है समाज के हर व्यक्ति का उदय है, इस दृष्टि से विकास किया है, और सभी सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो या सड़क के क्षेत्र में रहा हो। तो अब इसके कारण लोग देख रहा कि कुछ योगी आदित्यनाथ विकास प्रशासन जिलों में उत्तर जिनके सपने में, जिनके विकास में, जिनके दृष्टि में
जिनका दृष्टि कौन है, जिसमें उत्तर प्रदेश का विकास कांग्रेस की महाराष्ट्र उन्होंने अपने बेहतर प्रशासन को उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई धारा बढ़ाई है, जो पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद से उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जहां पर सर्वाधिक तेजी से विकास हो रहा है। तो उसमें पीछे प्रशासन था। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस का भी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह यहाँ पर जुड़े हुए। तो चंद्रेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया गया, किसी भी मुद्दे को आपने भी पीछे नहीं छोड़ा। आपके घोषणा पत्र में भी तमाम वो चीजें थी जो कि दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र में थी। आपको क्या लगता है, जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, जिन सीटों पर मतदान हुआ है, उन सीटों पर आप कितने आश्वस्त हैं? और आपको क्या लगता है, जो बार बार ये कहा जा रहा है तमाम दलों की तरफ से भी कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच में ही मुकाबला है, आप मुकाबले में हैं, ये मानते हैं, या आपने जितनी मजबूती से काम करना था कर दिया, अब जनता तय करेगी कि विकल्प कौन है? लोकतंत्र के इस महान पर्व में ऐसे अनेक अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए देखे गए। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और आम जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों की तरफ आकर्षित करते हुए चुनाव लड़ रही है। सरकार की नाकामियों को इंगित कर रही है। पिछले 4.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोगों के मानवाधिकारों का जब उल्लंघन करनी थी, तब एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जो लोगों के हक और हुकूक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही थी। उस परिस्थिति में सपा और बसपा के लोग सीबीआई के डर से दुबुक कर अपने घर में चूहे की तरह बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि जब मुद्दे पर वोट चला है, जाति और संप्रदाय का कार्ड इस बार नहीं चला है, और योगी आदित्यनाथ जी यदि पिछले 4.25 साल में काम किए होते तो जिन्ना के नाम पर, टोपी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते नजर नहीं आ रहे होते। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल पूछना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और अपने साथी को इशारा करते हुए कह रहे थे कि वो देखो बुलडोजर। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जनसभा में कहते हैं कि लोगों के हक के लिए थाने को फूंकना पड़ा तो थाने के को फूंक देंगे। सत्ताधारी दल का संगठन जो है उसके समर्थित दल का जो है, आपकी हम तमाम बातों पर वापस आते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार हम आते हैं और आपकी बात से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि आखिर किसके दावों में कितना दम रहा, किसकी बातों में कितना दम रहा, और जिस तरह से चुनावी तैयारियों की बात थी उसमें भी कितना दम रहा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सुभाषपा हैं, बहुत स्वागत है आपका दयाराम जी। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, अपना पक्ष रख रहे थे, आपका भी बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और प्रोफेसर डी आर साहू, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चंद्रेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बात कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी एक हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वो देखो बुलडोजर। सत्ताधारी दल का एक नेता सार्वजनिक मंच से कहता है थाना फूकने की बात, बुलडोजर उसके ऊपर नहीं चलती है। योगी आदित्यनाथ जी को आसमान से आवारा पशु दिखाई नहीं देते हैं, किसानों की बदहाल स्थिति दिखाई नहीं देती है, इलाहाबाद में और लखनऊ में रोजगार मांग रहे छात्र दिखाई नहीं देते हैं, नौजवानों को पीट रही उत्तर प्रदेश की बेरहम पुलिस दिखाई नहीं देती है। आपके मंच पर बड़ी ईमानदारी पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश जीतेगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफिया स्टेट बनाया है, वो चुनाव हारेंगे। आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी बनाम कांग्रेस है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलावा मुद्दे पर चुनाव लड़ा कौन है? समाजवादी पार्टी तो बोल रही है कि हमने काम किया है तो बताएं। उत्तर प्रदेश में वो गरीबी के निवारण पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो रोजगार पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो मंदिर और मस्जिद पर वोट मांग रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चुनाव में हार मान लिया है और अब वो चुनाव को सांप्रदायिक मोड़ देना चाहते हैं। इस चुनाव में लोकतंत्र जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा, योगी आदित्यनाथ हारेंगे, उनकी माफिया स्टेट बनाने की प्रवृत्ति चुनाव हारेगी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर दयाराम भार्गव भी जुड़ गए हैं, यहाँ पर सुभाषपा का भी पक्ष रखेंगे, गठबंधन का भी पक्ष रखेंगे। दयाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से अभी कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और चंद्रेश जी ने भी अभी यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखा। दोनों का यह दावा है कि हमने काम किया है, हम अपने पक्ष को रख रहे हैं, हमारी सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार ने जिस तरह के काम किए और हमारी पार्टी ने जिस तरह का एजेंडा डिसाइड किया है उसके अनुसार जनता ने हमको विकल्प के रूप में चुन लिया है। और रेस की अगर बात करें तो जो बार बार कहा जा रहा है कि गठबंधन वर्सेज बीजेपी की रेस चल रही है, आप कितने आगे कितने पीछे हैं? देखिए आलोक भाई, पहली बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव 24 करोड़ जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, पार्टियां नहीं लड़ रही है। 24 करोड़ जनता, बाबा का बिल्डोजर, बाबा का ललका साड़, इससे जनता वोट लड़ रही है। इनको अपने यहाँ जो त्रुटियां वो दिखाई नहीं देता। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती घोटाला 69,000 होता है, योगी सरकार पिछड़ों का हक अधिकार लूटती है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक जो है ना, इस पे आवाज नहीं उठाते। वही 68,500 है शिक्षक भर्ती घोटाला, वही है 12,640 शिक्षक भर्ती घोटाला, वही है 72,234 शिक्षक भर्ती घोटाला में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों समाज का हक अधिकार लूटा। जब पिछड़ा समाज केंद्रीय आयोग में गया तो केंद्रीय आयोग के जांच में यह पता लगा कि योगी जी ने 23,000 पिछड़ों का हक अधिकार शिक्षक भर्ती घोटाले में लूटा। जब वापिस आया तो योगी सरकार ने स्वीकार किया, योगी जी ने कहा कि चलिए ठीक है, फिर 6,000 इन्होंने जो है शिक्षक भर्ती निकालने की बात करी। आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले, अंतोगत्ता 15 दिन में आचार संहिता लग जाता है, वो भी नजर में लटक जाता है। अब रही जो युवा 2017 में 3 साल का था आलोक भाई, वो रोजगार मांगते मांगते 35 साल का हो गया, जो 32 साल का वो 37 साल का हो गया। अब बताइए, वो सरकारी नौकरी की आस लगाए जिसके माँ बाप बड़े मुश्किल से, बड़े मेहनत से इस सरकार में अपना पेट काट करके बच्चों के बीटेक, बीए, बीकॉम, एमफिल, एमफिल
और बीएड इन बच्चों को करा करके जो माँ बाप चाह रहे थे कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, योगी सरकार ने वो सहारा छीनने का काम किया। उसके साथ में देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में तमाम ऐसे काम हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने का काम नहीं करते। महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार, 6 लाख रिश्वत मांगते हैं इंद्रकांत त्रिपाठी से। इंद्रकांत त्रिपाठी लखनऊ से जो है अटैच होकर के कहता है कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराई गई नहीं, हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन मणिलाल त्रिपाठी के नेतृत्व में उसकी हत्या हो जाती है और मणिलाल पाटीदार जो है वो जो है फरार है, 1 लाख का इनामी बदमाश बन जाता है, लेकिन योगी सरकार पकड़ नहीं पाती। ऐसे 3 IPS हैं जो उत्तर प्रदेश से फरार है, योगी सरकार में है। एप्पल मैनेजर विवेक तिवारी लखनऊ, बाबा के पुलिस ने सरेआम लखनऊ में गोली मारकर हत्या किया। क्या कार्रवाई किया इन्होंने? इस तरह के तमाम कासगंज थाने में आपने देखा होगा, कासगंज थाने में जो उस वहां पे तैनात था वो क्या नाम है, पुलिस वाले ने बताया कि बाबा के पुलिस ने उसको आकर के मारा। जो कांस्टेबल तैनात था भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गुंडा थे, पुलिस वालों को ही ठोक दिया। तो कहने का तात्पर्य है आप कैसी सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह की व्यवस्था देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ढकोसला करने का काम करती है, ना तो लोगों को रोजगार मिला, ना तो लोगों को महंगाई दूर हुई, ना लोगों को शिक्षा मिला, ना लोगों को दवाई मिला। आलोक भाई, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, दवाई के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए जिस तरह भटकना पड़ा उत्तर प्रदेश में, अंतोगत्ता वो कहीं रोड पे उसकी क्या नाम है आलीला खत्म होती है, कभी हॉस्पिटल के गेट पे होती है, कहीं लोग की जो आलीला खत्म होती है, कोई रिक्शे से जाता है, कोई साइकिल पे जाता है। जो हमारे सनातन धर्म में शाम को 7 बजे के बाद लाश नहीं जलाई जाती, इस कोरोना काल में ही नहीं, इस प्रदेश में योगी सरकार ने ये भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। आप बताइए, हाथ रख की बिटिया को रात को 2:30 बजे जला देना, उसके माँ बाप के बगैर, मर्जी के बगैर, क्या क्या नहीं। ठीक, मतलब आपका अभी स्टार्ट ठीक है, शुरुआती बात में आपका मतलब संदेश यही है कि जो मुद्दे हमने उठाए थे उन मुद्दों ने काफी हद तक काम किया होगा। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर DR साहू जुड़े हुए हैं। आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, और अगर दावों की बात भी आपने सुन ली, वादों की बात भी आपने सुन ली, और लगातार सभी के बयानों पर आपकी नजर लगातार बनी हुई है, आपको क्या लगता है किसके दावों में कितना दम है? क्योंकि 6 चरण पूरे हो चुके हैं, बस 1 चरण बाकी है। 10 मार्च को नतीजा फैसले यहां पर सुना दिया जाएगा, जनता ने जो भी दर्ज कराया होगा वो सबके सामने होगा। किसके दाव में कितना दम है? 2022 के चुनाव एक लहर विहीन चुनाव है, और 2017 के चुनाव एक जो लहर जो कि 2014 की आकांक्षाओं की राजनीति से, और 2019 के चुनाव भी एक तरह से केंद्र सरकार की जो सरकार दोबारा वापस आना, वो भी एक तरह से आकांक्षाओं की राजनीति से काफी प्रभावित था। अब 2022 के चुनाव में यदि हम देखते हैं, कोविड की समस्या, कोरोना काल के बाद जो एक महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या जो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो जो वादे की गई थी, उन सभी वादों के आधार पे जो आशाएं, जो आकांक्षाएं बढ़ गया था, उसमें कुछ धरातल में कुछ असंतोष आने लगा, और वो असंतोष को विपक्ष के जो भी दल हैं वो काफी हद तक कोशिश करते रहे, लेकिन इतना मजबूती से नहीं कर पाए। जहां पे आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण दल के रूप में इस दौरान आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी संसाधन और अपनी एक वर्चस्व और एक राजनीतिक संगठन के रूप में उन्होंने अपने को एक मजबूती से खड़ा कर दिया। और साथ ही साथ जो राजनीति में यदि आप देखेंगे, एक हिंदू बनाम अदर्स अन्य, तो ये जो एक नैरेटिव प्रस्तुत हुआ, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल, छोटे छोटे दल उसमें कहीं ना कहीं उस लहर से खो गए। और जहां तक 2022 की बात आए तो 2022 में बहुत सारी ऐसी मुद्दे सामने आने लगा, और विपक्ष 2019 में
कांग्रेस सरकार, बहुत सारे विपक्ष के दल छुट्टा जानवर की बात करते रहे, लेकिन उसका असर पड़ा नहीं। लेकिन 2022 में आपने देखा होगा, पंचम, षष्ठ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज में, चरण में आपने देखा होगा कि इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहराइच में माननीय योगी जी और मोदी जी की भाषण में मैं जो सुना, इनका कहना था कि ये एक मुद्दा है, इसके लिए सरकार कुछ नीति लेके आएगी। माननीय योगी जी ने कहा कि भाई इसके लिए 900 रुपये का कुछ करेगी। तो इसकी मतलब है कहीं ना कहीं मुद्दे जो धीरे धीरे एक प्रखर होते जा रहे हैं और असंतोष जो है कहीं ना कहीं एक माहौल दिखाई दे रहा है। और ये लहर विहीन चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से घेरने की प्रयास कर रहे हैं, चाहे पहला, द्वितीय, तृतीय चरण में किसानों की बात करे, महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ ऐसी अभी भी स्ट्रेंथ है, जैसे कि आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को लेके बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इनका जो संगठन मजबूत है, पन्ना प्रमुख तक लोग हैं और उनके मुकाबले में उनका जो एक समर्थ, उनका जो वर्चस्व है, उसके आधार पे अभी भी वो कहीं कम नहीं है। लेकिन चुनाव में विपक्ष बेहतर तरीके से इस बार सत्ताधारी पार्टी, जिसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, वो एक तरह से प्रखर होता जा रहा है और धीरे धीरे पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें चरण, छठे चरण तक आ गया है। लेकिन अभी भी हम निर्णायक स्थिति में नहीं है और निर्णायक स्थिति में नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर है। और उस कांटे की टक्कर में हम ये कहना चाहते हैं कि 6th और 7th जो चरण है, लास्ट फाइनल चरण होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में छठा चरण में आपने देखा होगा, ऐसे ही बहुत सारे जिलों में आपने देखा होगा 50% से नीचे वोट मतदान है। आप बताइए, भारत एक 75 साल की लोकतंत्र की त्योहार मना रहे हैं, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि भारत की लोकतंत्र में आधे मतदाता ही वोट नहीं डाल रहे हैं। तो ये क्या है? इसके लिए हम ये चाहना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं नागरिक बोध का एहसास हम लोगों के बीच में नहीं है, या लोगों में लग रहा है कि कोई भी सरकार आए कुछ नहीं करेगा। एक संवेदनहीनता की बात है, मतलब कुछ भी नहीं है, वो आएंगे जाएंगे, कोई कुछ होना नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये सब लॉलीपॉप देते हैं, वो लॉलीपॉप तो हमसे क्या मतलब है, हमारी रोजी रोटी से मतलब है। तो कहने की मतलब ये एक बड़ी गंभीर बात है। और जहां तक भारत में विपक्ष का शून्य होना, ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लेकिन मैं आज 2022 के चुनाव में ये मैं बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, एक समाज विज्ञानी होने के नाते कह सकता हूँ कि विपक्ष की जो लोकतंत्र की खूबी है, जो खूबसूरती है, वो है विपक्ष, मजबूत विपक्ष। और 2022 के चुनाव एक कोई भी सरकार बनाए, मजबूत विपक्ष बनेगा। मतलब आपका संकेत ये है कि जो लगातार 300-400 सीटों की बात की जा रही है, उसके आसपास बहुत दूर की कौड़ी साबित होने वाली है। 202 के पार या 220, 240 के आसपास जो पार्टी पहुंच जाएगी वो सरकार बना सकती है, इस तरह का आपका संकेत है। और एक भी बात बता दूं कि ये अगले चुनाव में हो सकता है 2-3 बैकअप, एक प्लान लेके चले, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में हो सकता है सिंपल मेजोरिटी में कोई सरकार आ जाए। प्लान बी में मैं आपको बताता हूं कि पोस्ट पोल अलायंस, चुनाव के नतीजे के बाद जो उसके बाद जो एक अलायंस होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये दोनों पक्ष है। और तीसरा है, हो सकता है सत्ताधारी पार्टी बहुत दूर चले जाएंगे और जो विपक्ष के जो आज की तारीख में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो है वो काफी आगे आ जाएंगे, जिससे कि वो सरकार बना सकते हैं। ये 3 विकल्प हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण मोहन पांडे, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत जरूरी बात की और आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि 300 के आंकड़े को हम छुएंगे ही छुएंगे, लेकिन हर बार ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसकी तरफ संकेत दे चुके हैं कि अब की बार कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश के अंदर। किन 2 पार्टियों के बीच में है, नाम लेने की जरूरत नहीं। हालांकि कांग्रेस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बसपा का महत्वपूर्ण रोल है, और जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई है उस फैक्टर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या 202 के पार जो पार्टी पहुंच जाएगी या उसके आसपास जो पार्टी रह जाती है, तो अब की बार जो
लगातार कहा जा रहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है, मतलब ध्रुवीकरण इस तरह से कि एक ध्रुव निश्चित रूप से नहीं बन सकता है, दो ध्रुव अब की बार राजनीति में सामने आ सकते हैं। इसके लिए भी आपकी पार्टी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी इसको से आसपास से केंद्र सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है जिसकी हम 300 पार करेंगे। उस लक्ष्य को भी हम छू रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाके कार्य किया है, जनता के जन भावनाओं के साथ सहयोग में जुड़ा है और जनता का विश्वास जीता है। और मोदी योगी राष्ट्रीय और देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास की डबल इंजन की सरकार में पूरे प्रदेश में विकास की नई नई परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े विभाग को विकासशील किया है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है यदि बेहतर भविष्य किसी राजनीतिक दल के हाथ में है उत्तर प्रदेश का तो भारतीय जनता पार्टी है। एक बार दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बुलडोजर के हाथ से लग रहे हैं, तो यह बुलडोजर चलता है तो आपको क्यों दिक्कत होती है? बुलडोजर तो अपराधियों पर चलता है और दिक्कत आपको होती है। इसका अर्थ यह है कि वो अपराधियों से आपका बहुत नजदीकी संबंध है। हमने कहा पूरे देश में पूरे उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता अपराधियों को जनता संबंध होती है, लेकिन ये क्यों इतना दुखी होते हैं? ये लोग राजनीतिक दल, ये सारे राजनीतिक दल इन अपराधियों को समर्थक है। हमारे भाजपा के मित्र ने कहा घोटाला एक इन्होंने घोटाला दिया गया और कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दी और जो बीते खेलते करते रहते को सरकारी नौकरी नहीं दी। मैं मित्र को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इस प्रदेश पर सरकारी नौकरियों का एक आंकड़ा कि 2 से 2.5% उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश में सरकारी नौकरियां है। तो सरकारी नौकरी सबको देना किसी भी सरकार के पास बहुत नहीं है। हाँ, रोजगार को दे सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, सरकारी नौकरी रोजगार में अंतर होता है। अन्यथा इस देश को अंबानी सरकारी थी आप बेरोजगार है क्योंकि जो सरकारी नौकरी करेगा वो रोजगार है। तो यदि अंबानी अडानी तो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, इस देश के उद्योगपति बहुत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सरकारी नौकरी तो नहीं करते हैं, तो आप बेरोजगार है। और हमारे मित्र ने कहा कि कोरोना काल में बड़ी समस्या आई, यही देश का आपको याद दिलाना चाहूंगा, यही देश का जहाँ पे एक PPE की कीमत था हम चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, परंतु देश के प्रति प्रधानमंत्री की बेहतर क्षमता में इस देश में कोरोना में PPE के बनवाए नहीं, हमने विदेशों को PPE की दिया थी। और इस भारत देश में को किसी भी वायरस की वैक्सीन नहीं बनती थी, पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री की इच्छा करते हुए इस देश में कोरोना जैसे महामारी के लिए हमने किट बनवाया, इंजेक्शन बनवाया और सिर्फ भारत को नहीं बताया, वरन दुनिया को बताया और दुनिया भारत की सराहना कर रही है। और इन्होंने कहा, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि सनातन धर्म में रात पे लाश नहीं जलाई जाती है, मृतक को नहीं जलाया जाता है। मित्र आपकी जानकारी के लिए बता दो, कभी काशी चाहिए, कभी काशी घूमिए और काशी में 24 घंटा मृतक जलाए जाते हैं। तो आपको सनातनी परंपरा का ज्ञान भी नहीं है। सत्ता ये है कि जो भाजपा का आपका नेता जितना ज्ञानी है उतना ही ज्ञानी आपका प्रवक्ता भी है। और आपने ढेर सारी घटनाएं गिनाई, मैं आपको बता दूं ये उन घटनाओं पर चर्चा कर रही है जो किसी भी प्रदेश में पूर्ण घटना है वो जाती है, उसका हम विरोध करते हैं। परंतु इस उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध में 94% की कमी आई, तो छोटे अपराधों में 48% की कमी आई। इस बात को आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? ठीक है, दयाराम जी जवाब दीजिए। हमारे मित्र ने अभी कहा अपराधियों की बात, भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में अपराधी नहीं दिखाई देता आलोक भाई। इनसे पूछिए अरे भाई सुनिए कृष्ण मोहन पांडे जी सुनिए, मैंने आपको सुना है, बीच में मत बोलिए भाई, आप हमको सुनिए, बीच में आप कह लीजिएगा। इनके यहाँ ब्रजेश सिंह है जिसपे 106 मुकदमे हैं, बनारस वाले ब्रजेश की बात कर रहा हूँ। 25,000 के इनामी वो क्रिकेट खेल के मैदान में होते हैं। वहीं 4 लाख की दुल्हन खुशी दुबे वो 1.5 साल से जेल में है। और इनके यहाँ गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है गाड़ी चढ़ाता है, 9 लोगों की हत्यारा, 4 महीने में बेल मिल जाता है, लेकिन 4 लाख की दुल्हन खुशी दुबे को बेल नहीं मिलती है। बड़ी शर्म की बात है लोग भाई, ये लोग क्यों लच्छेदार भाषण कर सकते हैं? क्रिकेट तो जहां तक धनंजय सिंह खेल रहे थे की बात करते हैं, आप बताइए। क्रिकेट तो जहां तक धनंजय सिंह खेल रहे थे,
ये और सुनिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं मंच से, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के देखो, कहीं कोई मुझे जो है अपराधी नहीं दिखाई देता। बगले में 302 का मुकदमा का जो मानचित है, इनका अपना गृह राज्य मंत्री, उनको दिखाई ही नहीं देता। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो थोड़ी है, जो विपक्ष के लोग हैं उनको दिखाई देता है। दूसरी बात, इन्होंने नौकरियों की बात करी। हमने इनसे पूछा, कृष्णमोहन पांडे जी हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में 11 लाख सरकारी पद खाली है, आपने भरा नहीं। उत्तर प्रदेश में 22 लाख IT सेल पद खाली है, आपने भरा नहीं। अब हमको बताइए, इसी तरह उत्तर प्रदेश में चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, टीटी घोटाला हो, दरोगा घोटाला हो, नेपाल घोटाला हो, ये तमाम तरह की जितनी भी विसंगतियां हैं, 16 पेपर जो है लीक होता है 5 साल में, आप परीक्षा ही नहीं सही से करा पाए। दयाराम जी, मैं आपके पास भी वापस आता हूं। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार हम आते हैं और इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 202 जीत का स्कोर है तो दिल मांगे मोर में से कितनी सीटें और तमाम पार्टियां लगातार जोड़कर चल रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड, 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। BCC ने यही इरादा दिल में ठाना है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दयाराम जी आप अपनी बात को पूरी कीजिए। जी, मेरी आवाज जा रही है? आ रही, बोलिए आप। आलोक भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किया कुछ थोड़ी है, इन्होंने तो केवल प्रचार करने का काम किया। योगी सरकार से अगर बताइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? एक समान शिक्षा अनिवार्य की बात हुई थी, इन्होंने नहीं किया। घरेलू बिजली माफी के सवाल पे मुकर गए। उत्तर प्रदेश को पूरे क्या नाम है जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, क्या नाम है पुलिस भर्ती घोटाला में जो तरह तरह की ये मुद्दाएं थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भागने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में हकीकत बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर है ये नहीं है।
आप देख सकते हैं मनीष गुप्ता को गोरखपुर में, जहां से सीएम खुद मुख्यमंत्री है, उसकी हत्या पुलिस कर देती है। क्या कार्रवाई करते हैं? आए दिन उत्तर प्रदेश के 75 जिले में लूटपाट, हत्या की जघन्य अपराधे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, लेकिन योगी सरकार उसको रोकने में नाकाम है। और महंगाई की हम बात करते हैं आलोक भाई, इससे आप भी नकार नहीं सकते। आप बताइए हमारे देश में महंगाई है कि नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी महंगाई से भागती है, रोटी रोजगार पे इतना भागती है। आज हमारे देश में रोजगार नहीं है, युवा रोजगार जो है, युवा बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। इन्होंने कहा था 2014 में कि 2022 में हम आय दुगना करेंगे। 2022 चल रहा है, आय दुगना तो छोड़ दीजिए, उनके फसल का जो उनका लागत होता है वो लागत नहीं मिल पाता इनकी सरकार में। और ये हालात है उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, जो डीजल जो है 57 रुपए का होता था, आज 90 रुपए पार कर दिया। आप बताइए कहां से आय दुगना हो जाएगी? जो यूरिया डाई 50 किलो की हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के आलोक भाई 45 किलो पर कर देती है। मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। 50 किलो को 5 किलो चुरा लेती है और 45 किलो की बनाती है। जो यूरिया डाई 600-700 रुपए हुआ करता था, वही यूरिया डाई 1600-1700 रुपए हो जाता है, उसमें से 5 किलो निकाल लेते हैं। आप बताइए उनकी आय कैसे दुगना हो जाएगी? फसल का जो बीज है वो इतना महंगा है, किसान खरीद से बदतर है। और किसानों का जो गन्ने का मूल्य है, इन्होंने केवल 10 रुपए बढ़ाया 5 साल में। आप बताइए, इन्होंने किसानों के साथ नहीं कुछ किया, बेरोजगारों के साथ कुछ नहीं किया, छात्रों को लक्ष्य देने का काम किया। मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो जीएसटी आने से आलोक भाई बिल्कुल परेशान है। लेकिन अगर हम एक विपक्षी दल की यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से देखिए, बीजेपी तो आपके ऊपर आरोप लगा ही रही है, लेकिन कांग्रेस के भी यहाँ पर प्रवक्ता ने, चंदेश जी ने बोला कि पिछली सरकारों ने भी काम नहीं किया। उनका संकेत आपकी तरफ भी है कि जब आपका शासनकाल रहा, जब आपके पास मौका था, तब काम आपने भी नहीं किया। देखिए, मैंने कहा ना, हमारे मुद्दे से देखो आलोक भाई, आज आप है, अगर हम 5 साल पूरा भारतीय जनता पार्टी में रहते, अब बाहर आए होते, आप ही लोग कहते हैं कि मलाई खा के आए हैं, आप बात कर रहे, पहले क्यों नहीं छोड़ा? तो ये तो इस तरह की बातें हैं। आप बताइए, इस देश में ऐसा कौन नेता है जो कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके विपक्ष में बैठने का काम करिए? एक बताइए। या इस देश में कांग्रेस के शासन में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कांग्रेस के नीतियों से त्रस्त होकर के वो विपक्ष में बैठने का काम किए, अपने वंचित समाज में जाने का काम किया। किसी भी दलीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कैबिनेट मंत्रालय को छोड़ करके अपने वंचित समाज, गरीब समाज, किसानों की, असहायों की बात को रखते हुए विपक्ष में बैठने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर सकती है? अरे भारतीय जनता पार्टी रोटी रोजगार शिक्षा दवाई दी होती तो आज उत्तर प्रदेश और देश में हालात नहीं होता, ये हाहाकार नहीं होता। आप हमको बता दीजिए, मैं बार बार शिक्षा और रोजगार की बात करता हूँ। आज मैं बताऊं, बगल में उत्तर प्रदेश का एक गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, नोएडा की कंपनी है, मैं हाल आपको बताता हूँ, आप लोग का चैनल हो सकता है नोएडा में है, और आप इसे देख लीजिए। मैं आपको ओनर रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जिस कंपनी में पहले 3000-4000 वर्कर काम करते थे, आज उस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 500-450 वर्कर काम कर रहे हैं। और जिस कंपनी में पहले क्या वर्करों का 15 से 20 हजार तनख्वाह हुआ करता था लोग भाई, आज उनकी तनख्वाह 7,500 रुपए है। आप बताइए, हमारा देश और प्रदेश तरक्की पे राह पे चल रहा है, इसकी चर्चा कौन करेगा? अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको नकारने का काम करती है। ठीक है। यहाँ पर चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े। चंद्रेश जी, यहाँ पर बार बार कृष्णमोहन पांडे जी का ये कहना है कि जो रेस में नहीं है वो इतने बड़े बड़े दावे आखिर क्यों कर रहा? मतलब उनका ये मानना है कि कांग्रेस ने अपना पक्ष ना तो जनता के बीच में ठीक से रखा, ना ही चुनावों के समय रखा, और कांग्रेस इस चुनाव की रेस में है ही नहीं, वो रेस से बाहर है। मैं चाहता हूं कि इनसे आप पूछिए आलोक जी कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में इनकी हालत क्यों खराब हो गई थी। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अभी मैं चंदौली जनपद में प्रचार में गया हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ किसानों के घर बहुत ज्यादा धान रखा हुआ है, अभी भी वैसे ही। हमने पूछा आपने धान क्यों नहीं बिका? उन्होंने कहा कि धान कोई खरीद नहीं रहा है, 1100-1200 रुपया, 900-800 रुपया प्रति क्विंटल व्यापारी दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि हमारे यहाँ तो इतना धान नहीं होता, आपके यहाँ धान इतना क्यों होता है?
तो चंदौली जनपद को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी ने नहरों की जाल बिछाई। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर आज चुनाव संपन्न हुआ है, बलिया में, बनारस, गोरखपुर में हर साल बाढ़ आता है और लाखों परिवार विस्थापित होते हैं। पिछले 30-32 साल में सपा, बसपा और भाजपा के लोग बताते कि बाढ़ से विस्थापित परिवारों के भरण पोषण, संरक्षण और बाढ़ के रोकथाम के लिए इन्होंने क्या किया है। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग में घोटाले होते थे। हजारों लाखों विद्यार्थी सड़क पर उतरते थे। उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार नौजवानों के ऊपर गोली चलवाने की काम करती थी। और आज इस सरकार में फिर जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो उनके घर में घुसकर बेरहम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नौजवानों को पीटने का काम किया। तब समाजवादी पार्टी के लोग कहा थे, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश के लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ने का काम किया है। जब हाथरस की दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पर रखकर उत्तर प्रदेश की माफिया सरकार जला रही थी, समाजवादी आपको ये पूरा भरोसा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं तब हमारे नेता लड़ रहे थे। लखीमपुर में जब किसानों को रौदा गया, प्रियंका गांधी जी ने आंदोलन की, ड्रोन से उनकी आपने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि जो मुद्दे आपने उठाए जनता के बीच में वो आपको 202 के स्कोर को पार कराने में काफी मददगार होंगे? आलोक जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूँ आपके मंच से उत्तर प्रदेश के लोग भी सुने। राजनीति का संबंध सिर्फ चुनाव जीतने और हारने से नहीं होता है। हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस बात का भी संबंध राजनीति से होता है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक मूल्यों को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की आवाम का ध्यान मुद्दे की तरफ आकर्षित किया है। जनता का जो निर्णय होगा वो हम सरमाथों स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह चुनाव योगी आदित्यनाथ बनाम उत्तर प्रदेश है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश जीतेगा, योगी आदित्यनाथ हारेंगे। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश को अगर हम परिभाषा मान के चले तो मैं उसको कांग्रेस मान के चलूं? बिल्कुल, आप मान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप मान सकते हैं क्योंकि इस चीज में कांग्रेस पार्टी क्योंकि दूसरी पार्टियों को तो आप नाम मतलब नहीं ले रहे हैं ना यहाँ पे, फिर कि उत्तर प्रदेश में आप उनको भी आप काउंट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दामन पर माफिया, आप ये बताइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया माफिया का, उन्होंने भी भाजपा के ऊपर आरोप लगाया माफिया का। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार पूरे 5 साल तक जनता ने देखे हैं। ठीक है, इन दोनों पार्टियों में से किसी ने हिम्मत क्यों नहीं कर पाए कि हमारा संबंध माफियाओं से नहीं है, सिर्फ आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी दावे के साथ कह सकती है कि मैं माफिया को, ठीक है, माफिया पर हम एक दिन बहस करेंगे और इसके निश्चित रूप से संबंधों को एक बार हम देश में, ठीक है, माफिया के साथ किसका संबंध है किसका नहीं है उस पर हम एक दिन अलग से हम एक दिन विमर्श करेंगे। यहाँ पर डीआर साहू हमारे साथ हैं। डीआर साहू, जिस तरह से बार बार बहुमत की बात होती है और बहुमत की जब कोई पार्टी बात कर रही तो 300-400 के पहले कोई रुक ही नहीं रहा है, लेकिन हर कोई ये भूल रहा है कि अगर किसी ने भी 202 के आंकड़े को पार कर लिया मतलब वो सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश ने इस बार देखी तो क्या इसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारी की है या ये मानकर पहले से बैठे हो कि नहीं 300-400 से कम तो हमारे आने ही नहीं है? देखिए, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा अमित शाह जी का कुछ बयान ऐसे थे जिससे थोड़ा बहुत तो आप आइडिया या आकलन कर सकते हैं। इसी तरह से आपने प्रियंका जी की भाषण भी सुने होंगे, उनकी स्टेटमेंट भी सुने होंगे। उनका भी यही कहना था कि भाई जो भी होगा कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी, हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की भी कहीं ना कहीं 2-3 चरणों में साइलेंट थे, अब उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा एक्टिव है 4-5वें चरण में। तो मेरा ये कहना है कि ये पोस्ट पोल अलायंस और चुनाव की जो नतीजे हैं वो एक मिक्स्ड रिजल्ट आएगा। एक जो घोषणा जो रिजल्ट आएगा उसमें अभी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब इतनी जनता इतनी साइलेंट है। अब दूसरी बात है, एक एग्जिट पोल का जो एक जो सिलसिला है वो भी जो बंद हुआ, ये एक तरह से बेहतर है जिससे कि एक और रोचक बनाता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, एग्जिट पोल ही एक तरह से
लोगों को प्रभावित कर देता था। और आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल के बाद भी इलेक्शन कमीशन के बारे में लोग आरोप लगाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी ऐसी घटना हुई जिसमें अपना चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे कि कुछ लोगों का अखबारों में PIL के माध्यम से आ रहा है। तो कहने की मतलब ये है कि हम चुनाव में आज की तारीख में 2022 के चुनाव में ये एक सेट करेगा टोन। और उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज्य में आप जैसे भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आए हैं वो उत्तर प्रदेश की वजह से आए हैं। ठीक है। चाहे वो मोदी जी का यहाँ चुनाव लड़ना, तो उत्तर प्रदेश ही एक रास्ता दिखाएगा पूरे भारत की राजनीतिक। बिल्कुल कि मतलब मुद्दों के आधार पर अब की बार जनता जाती है कि किसके आधार पर जाती है। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से 202 जीत का स्कोर, ये दिल मांगे मोर। अब इस बात पर देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को आखिर इस पर मुहर लगती है या इससे आगे का आंकड़ा कोई भी पार्टी यहां पर पार कर पाती है। 300, 400, 350 इन तमाम बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से वो आंकड़ा 202 का ही है। उसके आसपास कौन सी पार्टी बैठती है, कहीं त्रिशंकु की स्थिति तो नहीं बन जाती है, और इन तमाम समीकरणों के हिसाब से किस पार्टी ने कितनी तैयारी कर रखी है और बसपा का जोर जो अब की बार पूर्वांचल में देखने को मिला है वो क्या समीकरणों को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर पाएगा, यह भी महत्वपूर्ण अब की बार समझना है। क्योंकि बार बार तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब बोलने लगे हैं छठवें चरण के बाद से कि बसपा किंग मेकर हो सकती है। तो सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसके पक्ष में मतदान जाता है, किसके पक्ष में यह चुनाव जाता है, 10 मार्च को प्राइम न्यूज सबसे पहले इसका खुलासा करने वाला। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।